हेलो दोस्तों, आज फिर एक देखिए नया रिक्रूटमेंट आया है जो कि आपका आरबीआई की तरफ से है। ठीक है, तो इसके वैकेंसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये आपका आरबीआई के असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए 1 मिनट रुकिए, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। पेन, हाँ चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आरबीआई का जो असिस्टेंट है उसके लिए देखिए 450 वैकेंसी निकला है, 450। ओके, आरबीआई की तरफ से ये बहुत ही अच्छा आपका वैकेंसी है, क्योंकि आरबीआई जो कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो इसके अंदर नौकरी करना मतलब बहुत ही बढ़िया एक प्रेस्टिजियस नौकरी होगा ये बात। ठीक है, तो आगे चल के हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, और वीडियो के माने एंड में या फिर वीडियो के बीच में हम लोग आरबीआई के बारे में कुछ एमसीक्यू या फिर जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई को किस कमीशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, आरबीआई का काम क्या होता है। ठीक है, ये सब तो थोड़ा वाला बेसिक चीज़ जो है वो भी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये वाला तो स्लाइड हो गया। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आरबीआई का ऑनलाइन साइट है, ठीक है, यहाँ पर जाके आपको देखना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा जो भी न्यूज़ होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर रोजगार समाचार वहाँ पर दिया जाता है। ठीक, आगे चल के देखिए यहाँ पर वैकेंसी टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जो भी आपका स्टेट है, स्टेट वाइज यहाँ पर कितना कितना वैकेंसी है दिया गया है। और देखिए यहाँ पर जो स्टार मार्क है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बोल रहा है कि जो भी वैकेंसी देखिए यहाँ पर टोटल 450 जो वैकेंसी है ना, टोटल 450 वैकेंसी ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंडेंट ऑन आरबीआई वैकेंसी लिस्ट। ओके, तो ये आपका टेंटेटिव वैकेंसी है, इसी में ही आपको भर्ती होगा, लेकिन अगर और भी पोस्ट खाली होता है तो और भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार मार्क दिया गया है, और देख लीजिएगा इसको पॉज करके। लेकिन मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसका पीडीएफ है। और हाँ, एक बात, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ और इसका वीडियो लिंक और एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ आपको जो स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा। ओके, मेरा ये टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कौन सा कैटेगरी ये है, और यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है ना, ओबीसी कैटेगरी, तो उनके लिए देखिए ये बात ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िएगा। जो ओबीसी का कैंडिडेट है, अगर आप लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, तो आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो आपको जनरल कैटेगरी माना जाएगा। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं और आपको एक नॉन क्रीमी लेयर आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियरली बोला गया है, नॉन क्रीमी लेयर आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके तभी आप ओबीसी के अंदर आएंगे, नहीं तो आप जनरल हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी होता है उनके लिए बोल रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको तैयार करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। फिर आगे जाके देखिए क्या बोल रहा है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका तो पहला सिटीजन होना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। ओके, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो हम आगे जाके देखेंगे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है, लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर आपका सिटीजनशिप के लिए बोला गया है। फिर आपका एज आपका 20 से 28 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है, 20 से 28 साल के बीच आपका एज होना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी है तो आपको जो भी एज देखिए यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल, मतलब टोटल 28 + 5 हो गया 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर OBC हो गए तो 3 ईयर्स, मतलब 31 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ PWD कैटेगरी के लिए। अगर PWD + SC हो गए तो आपका हो जाएगा 15 साल, PWD + OBC तो आपका 13 साल। ठीक है, ऐसे आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर जो एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन, विडो, डिवोर्समैन या फिर कैंडिडेट वर्किंग इन आरबीआई, तो उनके लिए भी यहाँ पर एज क्राइटेरिया है, एज का छूट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब आप किसी भी डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आप सिर्फ ग्रेजुएट पास होंगे तो इस नौकरी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात है नहीं कि आपको स्पेशल कोई डिग्री लेना पड़ेगा, वो नहीं है। ठीक है, अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग्स करते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन, पार्ट्स कोर्स, जनरल कोर्स किसी भी आपने ग्रेजुएशन किए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जब जाके आपको प्रमोशन मिलेगा, आप और भी बेहतर अच्छा पोस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नौकरी है RBI की तरफ से और ज़्यादा दिक्कत वाला बात है नहीं। हाँ, और यहाँ पर क्या बोला है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर अ पोस्ट इन अ पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस, मतलब किसी भी एक जोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, RBI तो ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी ले रहा है, अलग अलग जोन होगा वो हम बाद में देखेंगे, वो भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि किसी भी एक जोन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उस जोन का आपका लोकल जो लैंग्वेज है उसको आपको रीड, राइट एंड स्पीक होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज नोन टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आप मान के चलिए आप साउथ से बिलोंग्स करते हैं और आप ईस्ट में अप्लाई किए हैं, तो ईस्ट में क्या चलता है, ईस्ट में आपका बंगाली लैंग्वेज चलता है। तो वहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बंगाली जानना बहुत ही ज़रूरी है, जानना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तीनों आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल सकते हैं तो अप्लाई कर दे, नहीं, आपको लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान से सुनिएगा, मतलब आप जिस जोन से हैं, माने जिस तरफ से हैं इंडिया के, उसी पार्ट में आप अप्लाई करेंगे। अगर आप नॉर्थ पार्ट में हैं तो नॉर्थ में अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन ये बात कब होगा, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से फॉर्म फिलअप करिएगा। चलिए, मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया जाए, इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में बोल रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर पहला आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर मेन, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब ये इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है, मतलब 3 पार्ट है, ज़्यादा दिक्कत वाला बात है नहीं। देखिए यहाँ पर टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जो आपका 1 घंटा मिलेगा आपको। फिर आपका देखिए 200 मार्क का क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए आपको 135 मिनट लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको देखिए पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर रीजनिंग एबिलिटी। मतलब प्रीलिमिनरी टेस्ट में कोई भी आपका जीके का पार्ट नहीं है, जीके या फिर करंट अफेयर्स का पार्ट कोई भी नहीं है, सिंपल आपका मैथ और इंग्लिश के ऊपर ही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये पार्ट। ठीक है, क्योंकि आपका जीके होगा तो आपको याद करना पड़ेगा, तो रटना पड़ेगा, वो बात तो है नहीं आपका। यहाँ पर सिंपल मैथ है और इंग्लिश है जो कि आपका समझ कर ही आप आंसर कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट जो कि मेन एग्जामिनेशन है, वहाँ पर देखिए रीजनिंग, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर आपका जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। मतलब आपका मेन पार्ट में यहाँ पर जीके एंड कंप्यूटर के ऊपर में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा। क्यों यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज बोल रहा है, क्योंकि अभी सभी काम आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर में होता है, इसीलिए आपका कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है ना, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, टोटल 60 मिनट। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे, जो लोग पहले दे चुके हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, जिन लोग नए हैं तो देखेंगे यहाँ पर जब भी आप एग्ज़ाम देंगे इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर एक टाइम लिमिट होता रहता है। ठीक है, वो टाइम काउंट होता है यहाँ पर 20, 19, 18, 17 करके मिनट घटता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन ये बात है, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर 20 मिनट पूरा हो गया तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। टोटल आपका 60 मिनट ही मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो थ्योरी में आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये बात वो आपको दिक्कत करने वाला बात है नहीं। मतलब आपको मान के चलिए टोटल 100 मार्क है, आपको 1 घंटे के अंदर इसको करना पड़ेगा जितना भी आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब हो गया। और हाँ, एक बात, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं डेली बेसिस में करंट अफेयर्स का कुछ टॉपिक लाता हूँ और आपका वहाँ पर एक मॉक पोल भी होता है करंट अफेयर्स के ऊपर, वो सब आप अटेंड करिए, आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके, और अदर्स जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अदर्स जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो आप लोगों के सामने लाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर अब जो भी पढ़ने आता है मेरे पास, यहाँ पर जो भी मेरे चैनल में है, यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, किसी को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल लाया हूँ, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा मेरी तरफ से जितना हो सके आपको उतना मदद मिल सके, मेरी तरफ से हेल्प मिल सके। ओके, चलिए आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट,
यहाँ पर आपका दोनों एग्ज़ाम आप क्लियर कर लिए, उसके बाद आप जिस भी जोन में अप्लाई किए हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसके ऊपर में आपका यहाँ पर एक टेस्ट लिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था फॉर्म फिलअप के टाइम कि आप ध्यान से फॉर्म फिलअप करिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप में कोई भी गड़बड़ कर दिया तो यहाँ पर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, लैंग्वेज, देखिए द ऑफिशियल वाइज लोकल लैंग्वेज, ठीक है। ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख के चलिए। अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती आना, बोलना, लिखना, पढ़ना, मतलब गुजराती को आपको पूरा होना चाहिए आपको, ठीक है, सब कुछ आना चाहिए गुजराती। फिर देखिए अगर आप यहाँ पर चेन्नई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तमिल लिखना भी पढ़ना पड़े, लिखना, बोलना, जो समझना, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोलकाता से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बंगाली और नेपाली दोनों आना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों नहीं, किसी भी एक, या बंगाली या फिर नेपाली, ठीक है, किसी भी एक आपको आना ही आना चाहिए। तो ये आपका लोकल लैंग्वेज बहुत ही ध्यान से, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान से आप फॉर्म फिलअप करिए कि आप किस जोन में किस साइड से अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब रेलवे का एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को पता भी होगा, मान के चलिए आप बिहार से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, लेकिन आप साउथ ईस्टर्न जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि साउथ ईस्टर्न जोन में मैक्सिमम आपका कलकत्ता का एरिया होता है, तो उस जोन में जितने भी कैंडिडेट है उन लोगों को मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो सब आपका बिहार से आ रहा है, तो बिहार में तो यहाँ पर आके से सीट भर्ती हो जा रहा है। तो इसीलिए आप जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, आप मान के चलिएगा, देखेंगे कि यहाँ पर ये पहले नहीं था, अभी हाल ही में शुरू हुआ है कि आपका लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ही ज़रूरी है। जानना नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा और बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर मान के चलिए मैं बिहार से बिलोंग्स करता हूँ तो मैं तो बंगाली थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, तो ये इसमें कोई दिक्कत बात है नहीं। लेकिन मुझे अगर लिखने के लिए बोलेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊँगा। अगर मुझे किसी भी पैसेज दे के बोलेंगे इसको रीड करो, मैं रीड भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं बोल दूँगा, कुछ बात समझ भी लूँगा। लेकिन अभी इसी के लिए बहुत जोर दे रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से फॉर्म फिलअप करिए, किस जोन में आप फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, और वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपने स्टडी किए हैं और नहीं, ओके। फिर देखिए आगे यहाँ पर पे स्केल क्या मिलेगा। देखिए टोटल आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका 47,849 रुपीज़ आपको मिलेगा, आपका स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी। इसके साथ आपका 15% अलाउंस HRA ऐड होगा। HRA 15% अलाउंस ऐड होगा, तभी अलाउ होगा जब आप बैंक के किसी क्वार्टर में नहीं रहेंगे, ठीक है। आपका जॉब मिल गया, उसके बाद अगर आप खुद के रूम हाउस में या फिर किसी दूसरे के रूम शेयर में, मतलब आप बैंक क्वार्टर को छोड़ के कहीं भी अगर रहेंगे तो आपको 15% अलाउंस मिलेगा, जो कि आपको मिलाकर आपको लगभग 50 से 51,000 हो जाता है, ठीक है, इसको मिलाकर। और आपका देखिए यहाँ पर ये आपका पे स्ट्रक्चर है, इसी के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। और ये तो हर साल आपका पेमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जब आप जाएंगे, जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये RBI की तरफ से बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाला बात है नहीं। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बैंक एकोमोडेशन, मतलब आपने बैंक एकोमोडेशन में अगर क्वार्टर में रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर क्वार्टर में रहेंगे तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, ये यहाँ पर दिया गया है क्वार्टर में, ठीक है। तो ये सब बात है, यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ डिटेल्स है। तो जितना ज़रूरी है आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो बात मैं आपको बोल दे रहा हूँ। अगर आपको लगे कि और भी आपको जानना है या फिर कुछ पॉइंट मेरे से छूट गया है तो इसके लिए PDF का लिंक है मेरा टेलीग्राम चैनल पर ही है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। तो कहीं पर भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट PDF आपका लिंक मिल जाएगा, जो कि आपका डायरेक्ट फ़ोन में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फीस के बारे में देखिए, फीस क्या रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले जो कि आपका SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए सिर्फ 50 रुपया लगेगा प्लस 18% GST लगेगा, ठीक है। 50 रुपया प्लस 18% GST। और जो जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी है उनके लिए आपका 450 रुपया प्लस 18% GST लगेगा, ओके। और जो स्टाफ है उनके लिए यहाँ पर फीस नील है, ठीक है, स्टाफ के लिए फीस नील है।
और हाँ, एक बात यहाँ पर देखिए, अमाउंट के ऊपर एक स्टार मार्क है, इसका मतलब क्या है, जब आप मान के चलिए, देखिए आपका 15% 50 रुपीज़ प्लस 18%, ठीक है, मतलब आपका 50 रुपीज़ का 18% हो जाता है आपका 90 रुपीज़ नहीं 9 रुपया हो जाएगा शायद, ठीक है, उतना मैथ मैं ठीक से अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझको करेक्ट करिएगा, ठीक है। तो लगभग आपका इसका 60 रुपीज़ में हो जाएगा, ठीक है, 50 प्लस 18% GST मिलाकर आपका लगभग 60 रुपीज़ हो जाएगा, मे बी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझको यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसके ऊपर अगर कोई बैंक चार्ज लगेगा, मतलब मान के चले जब भी आप कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उस टाइम बैंक के तरफ से भी एक चार्ज आपको लिया जाता है, आपके ऊपर एक चार्ज लिया जाता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमको भी एक चार्ज देना पड़ेगा। तो वो जो अलग से इसके ऊपर मान के चलिए एक 2 रुपये का एक अलग से चार्ज दिया गया बैंक की तरफ से, तो वो 2 रुपया आपको खुद से देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए RBI जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। RBI को सिर्फ यही रुपया देना पड़ेगा, RBI आपसे सिर्फ यही रुपया लेगा, मतलब ये 50 प्लस 18% GST यही रुपया आपसे RBI लेगा। तो इसी को यहाँ पर देखिए स्टार मार्क बोल के बोला गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए आगे चल के आपका कैसे रिक्रूट होगा, माना आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, इसका लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी है, वहाँ पर जाइए आप लोग, जाकर आपके पास जो पेज खुलेगा वहाँ पर जाके रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ये वाला आपका एक लिंक रहेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वहाँ पर जाकर भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी कुछ ढूंढना नहीं है, ठीक है, किसी के ऊपर इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंक है, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपको तैयार करके खुद के पास पहले फिलअप करने से पहले आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हुए ये सब करेंगे ना तो टाइम चला जाएगा और वो फॉर्म डिसक्वालीफाई हो जाएगा, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो फॉर्म फिलअप से पहले आपको ये सब पूरा तैयार करके रखना पड़ेगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका SC ST सर्टिफिकेट का जो स्कैन कॉपी, आपका आप जिस कार्ड से पेमेंट करेंगे ना, जो ATM कार्ड, वो कार्ड भी आपका खुद के साथ रखना पड़ेगा। जिस फ़ोन नंबर से अप्लाई कर रहे हैं वो फ़ोन भी खुद के पास रखना पड़ेगा। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सब लेके बैठिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका फोटोग्राफ क्या रहेगा। आपका फोटोग्राफ इस डायमेंशन में रहेगा, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी कंप्यूटर सेंटर में चले जाइए, उन लोगों को बोलिए, वो लोग आपको कर देगा यहाँ पर, और बोल दीजिएगा इसका आपका जो रहेगा साइज रहेगा 20 से 50 के भी अंदर रहेगा, ठीक है। देखिए इसका डायमेंशन 4.5 × 3.5 सेमी एंड इसका साइज रहेगा 20 से 50 के भी के अंदर, ठीक है, फोटोग्राफ के लिए। ओके, तो इसको ध्यान से करिएगा, खुद से घर में नहीं करिएगा आप लोग। अगर घर में करेंगे तो कुछ इधर उधर हो जाएगा। अगर किसी को आता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप मेरी सलाह मानिए, आप कहीं पर भी जाइए एक दुकान में, वहाँ पर जाके इसको करिएगा। फोटोग्राफ हो गया, उसके बाद देखिए सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको लगेगा, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज। ये अभी हर किसी एग्जाम में इसको लग रहा है, इसको ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो मेरा मान के चलिए ये सब आप लोग पहले से ही करके रखिए, हर किसी एग्जाम में ये चारों का ज़रूरत हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका सिग्नेचर आपका 140 × 60 पिक्सल में होगा, 10 से 20 के भी के अंदर होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये भी आपका देखिए यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। उसके बाद आपका साइज रहेगा 20 से 50 के भी, और आपका जो डिक्लेरेशन है, हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है, वो आपका 50 से 100 के भी के अंदर होगा और A पिक्सल में होगा। देखिए मैं जितना भी रेड मार्क कर रहा हूँ ना, इसको एक नोटबुक में नोट डाउन करिए, इसी में आपको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे, अगर इस डायमेंशन के अंदर, इस साइज के अंदर आपका फाइल नहीं होगा, नहीं रहेगा, तो अपलोड नहीं होगा, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, कंप्यूटर साइट में जाइए, वहाँ पर जाके उन लोगों को बोलिए कि मेरा सब कुछ इसी डायमेंशन में आप तैयार कर दीजिए, वो लोग कर देगा,
ठीक है, आप आपसे ज़्यादा कुछ नहीं लेगा, या फिर 40 या 50 रुपया लेगा, ठीक है, इससे हो जाएगा। तो देखिए आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपका ये वाला देखिए, ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। इसको आपको एक व्हाइट पेपर में लिखना पड़ेगा, खुद के हाथों से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पर आपका खुद का नाम लिखना पड़ेगा। इसको नाम लिखने के बाद इसको काट दीजिए, इसको नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी है उसके बाद ये सब कुछ आपको कॉपी करके लिखना पड़ेगा एक व्हाइट पेपर में। उसके बाद उसको स्कैन करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आधार जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 200 DPI में स्कैन होगा, ठीक है। आधार जो जितना भी डॉक्यूमेंट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आप कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब सर्टिफिकेट किसी भी है ना, वो सभी को आपको 200 DPI में स्कैन करना पड़ेगा। और फाइल साइज आपका रहेगा 100 KB के अंदर, 100 KB के अंदर फाइल साइज रहेगा, ठीक है। आपका JPG फॉर्मेट में जितना सारा आपका डॉक्यूमेंट है सभी आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको सेव करना पड़ेगा। ओके, बस यहीं तक। उसके बाद देखिए अगर आपका कब तक चलेगा, ये आपका देखिए 13 सितंबर से इसका शुरू हुआ है, चलेगा आपका 4 अक्टूबर तक इसका भर्ती चलेगा, 4 अक्टूबर, ठीक है। अभी भी बहुत 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 टाइम है आपके पास, 4 अक्टूबर तक, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आपका इसके बाद आपको लाया हूँ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया आपके पास ये वाला, लेकिन अभी भी टाइम है, आप अप्लाई करिए, तुरंत जाइए। ओके, अगर आपको कोई भी RBI की तरफ से हेल्प चाहिए तो आप इस साइड में जाइएगा, देखिए, ठीक है। इस साइड में जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है अप्लाई करने से पहले रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, या फिर पेमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर जाके आप उसको उनसे पूछ सकते हैं। ओके, और बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आप इनको डायरेक्ट मेल से इनके साथ अगर कांटेक्ट करना चाहता है बाय मेल, तो मेल भी कर सकते हैं। मेल करने से पहले मेल के ऊपर जो सब्जेक्ट रहता है ना, सब्जेक्ट के ऊपर आपको ए बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉलम में आपको ए बाद लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका दिक्कत हो रहा है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो लिखिए। उसके बाद आपको मेल करना पड़ेगा, और मेल ID RBI का ऑफिशियल वेबसाइट में है। ओके, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल फ़ोन, आपका बैंड है, जो भी मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो आपको पता है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ज़्यादा कुछ बोलने के बात है नहीं। फिर देखिए यहाँ पर आता है, हम RBI के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे, जिनको पता है वो बढ़िया बात है। सबसे पहले देखिए ये मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है ये मेरा, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर जाके मुझे ज्वाइन करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किसी ने मुझको नहीं ढूंढ पा रहा है तो टेलीग्राम में जाके सिर्फ मेरा ये जो नाम है इसको टाइप करिएगा, ठीक है। देखिए प्रियमजीत, ये स्पेस है, ठीक है, ये वाला स्पेस है, ये आपको देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्पेस मारना है। उसके बाद सर, फिर स्पेस, फिर ऑफिशियल बोल के सर्च करेंगे टेलीग्राम में, ये चैनल आ जाएगा, ये मेरा लोगो है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम RBI के बारे में। देखिए सबसे पहले RBI किसके तरफ से आया था? हिल्टन यंग कमीशन जो होता है ना, उसके तरफ से RBI आया था, ठीक है। उन्होंने रेकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। यहाँ पर इससे भी बहुत सारे MCQ बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ये वाला आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आपका ये बोल्ड कलर में है, ठीक है। RBI आपका हिल्टन यंग कमीशन के तरफ से आया था। कब आया था ना, 1926 को बोला गया था, ठीक है। जो आपका सबसे पहले रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस था, उसके बाद उसका नाम चेंज करके हिल्टन यंग कमीशन किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन की तरफ से ये वाला आया था। देखिए RBI को एस्टेब्लिश कब किया गया था ना, 1 अप्रैल 1935 को RBI को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा ना, RBI एक्ट 1934, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RBI को कब एस्टेब्लिश किया गया था ना, 1 अप्रैल 1935, किस हिसाब से ना, RBI एक्ट 1934 के हिसाब से तैयार किया गया था। किसके द्वारा, किसके रिकमेंडेशन के द्वारा ना, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, जो BR अम्बेडकर है, उन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी आपका एक MCQ बन जाता है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हो जाता। अगर आपको पूछेगा कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो मैं जितना भी ये वाला पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा,
ठीक है। इसका एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, इसका पीडीएफ, सिर्फ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कॉपी पेन ले लेके बैठिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए, आरबीआई तो सबसे पहले आपका कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई जब एस्टेब्लिश हुआ था तो उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। उसके बाद उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया था 1937 में। तो जब आपका 1930 में जब आरबीआई बना था, वो आप कलकत्ता में बना था। उसके बाद 1937 में उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो ये जो साल, डेट जो भी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ओके। तो फिर देखिए, अभी आपका ये फुल्ली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ये नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनल हुआ था 1949 में, आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। नेशनलाइज का मतलब होता है पहले प्राइवेट था, नेशनलाइज होने के बाद वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नेशनलाइज। कोई भी प्राइवेट चीज़ अगर गवर्नमेंट के अंदर आता है तो उसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है। इसी का मतलब होता है ये। तो ये आपका 1949 में हुआ था नेशनलाइजेशन। तो आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, मतलब आज़ादी के बाद हुआ था। तो ये वाला देखिए, जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो भी यहाँ पर गोल किया गया है, स्टार मार्क किया गया है, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। और आरबीआई का फंक्शन क्या होता है? आरबीआई का फंक्शन होता है बैंक नोट का इशू करना, करेंसी इशू करना, और आपका मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना, ठीक है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना, यही आपका आरबीआई का काम होता है। तो आरबीआई के बारे में जस्ट आपका यहाँ पर शॉर्ट एक ओवरव्यू था। डिटेल ओवरव्यू हम बाद में और किसी लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आरबीआई के द्वारा क्या क्या पब्लिश किया जाता है। आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ठीक है। ये आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब होता है, ये सब पब्लिश किया जाता है। तो हम बाद में और किसी लेक्चर में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। और एक बात, आपका कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। तो रुकिए एक मिनट, वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर रुक जाइए, एक मिनट, देख लीजिए। ये आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितना भी आप जो भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, देखिए वहाँ पर क्या, ये आपका टोटल एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। तो ये भी सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी है और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है यहाँ पर। तो कहीं से भी जाकर आपको ये मिल जाएगा, ओके। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आप लोगों को। और हाँ, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, आपको जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप SC ST या फिर EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, हाँ, तो उनके लिए यहाँ पर देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा इसी फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में आपको देखिए यहाँ पर एक मेल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली बोला है कि जो कि आपका 6 अक्टूबर से पहले, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ईमेल 6 अक्टूबर से पहले आपको ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल कहाँ करेंगे, मेल कहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा आपका मेल आईडी दिया गया है। देखिए अगर आप कोलकाता से बिलोंग्स करते हैं तो आपको इसमें आपको मेल करना पड़ेगा। तो टोटल देखिए यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का मेल आईडी यहाँ पर है, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरा टेलीग्राम चैनल पर है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, ओके। थैंक यू, बाय बाय।